नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पीएम मोदी ने एशिया कप के भारत पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की और कहा कि नतीजा वही रहा, भारत जीता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि शानदार जीत, हमारे खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा ने एक बार फिर विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की जीत निश्चित है, चाहे मैदान कोई भी हो। एशिया कप जीत पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना सही नहीं है। कांग्रेस नेता अतुल लोंधे पाटिल ने कहा कि कभी कभी लगता है कि पीएम मोदी को विदेश नीति और कूटनीति की समझ ही नहीं है। अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर मैच खेला ही क्यों गया, और अगर हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है तो खेल को राजनीति से न जोड़ें। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मोदी हर चीज में राजनीति और ध्रुवीकरण लेकर आते हैं। भारत की जीत पर हमें गर्व है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को गरिमा बनाए रखनी चाहिए, जो यहाँ नहीं दिखी। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने मोदी के एशिया कप को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी, ऐसी संवेदन शून्य तुलना की अपेक्षा तो पैरोडी अकाउंट या ट्रोल से भी नहीं की जा सकती। आप तो देश के पीएम हैं, कम से कम पद की गरिमा रखिए कि आपके लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट की जीत निर्दोष भारतवासियों की निर्मम हत्या की भरपाई है। क्या आपके लिए सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का महत्व एक क्रिकेट मैच की जीत जितना है? क्या आपको लगता है कि हाथ ना मिलाने से या ट्रॉफी ना उठाने से पहलगाम की पीड़ा कम हो जाएगी? काश ये ट्वीट आपने कमजोर अंग्रेजी के कारण किया हो, तथाकथित 56 के सीने में रखे पथरीले दिल के कारण नहीं। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता। बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने विनर मेडल तक नहीं लिया। तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा ने ही व्यक्तिगत ट्रॉफियां ली, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं। प्रेजेंटर साइमन डल ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जानकारी दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात पुरस्कार नहीं लेगी। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के एशिया कप का खिताब जीतने का जश्न मनाते हुए फोटो खिंचवाया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर कड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भारत की जीत के बाद टीम को एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल नहीं दिए गए, जो खेल भावना की पूरी तरह खिलाफ है। बता दें, रविवार को दुबई में भारत ने फाइनल मैच 5 विकेट से जीता, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय टीम को ना तो मेडल मिले और ना ही ट्रॉफी। टीम ने बिना ट्रॉफी के ही मंच पर जाकर जीत का सेलिब्रेशन किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अपने करियर में पहली बार ऐसा देखा। सैकिया ने बताया कि भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि वो ट्रॉफी पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी से नहीं लेगा। भारत चाहता था कि यूएई बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी ट्रॉफी दें, लेकिन नकवी ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी तो नकवी मंच छोड़कर चले गए और ट्रॉफी व मेडल अपने साथ ले गए। सैकिया ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ बताया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत इस मामले को नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी मीटिंग में उठाएगा और औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा। सैकिया ने कहा कि ट्रॉफी और मेडल तुरंत भारत को लौटाने चाहिए। बीसीसीआई का कहना है कि भारत किसी भी ऐसे प्रतिनिधि से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो दुश्मन देश की सरकार का हिस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉफी और मेडल उठाकर ले जाया जाए। भारत अब इस पूरे मामले पर आईसीसी में सख्त विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है। एशिया का फाइनल मैच में पाकिस्तान पर भारत की जीत से देश में जश्न का माहौल है। इस मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि विजेता टीम को ट्रॉफी ना मिले। उन्होंने कहा कि मेरी असली ट्रॉफी मेरी टीम है। मैच के बाद जब पीटीआई ने सूर्य कुमार यादव से सवाल किया कि 7 मैच जीतने के बाद ट्रॉफी से वंचित रह जाने पर कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना और फॉलो करना शुरू किया है, तब से मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए।
मेरा मतलब है वो भी कड़ी मेहनत से हासिल की गई ट्रॉफी से। ऐसा नहीं है कि वो आसानी से मिल गया, ये टूर्नामेंट जीत कड़ी मेहनत से हासिल की गई थी। उन्होंने ये कहा कि मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में बैठी हैं, मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी, पूरा सपोर्ट स्टाफ, यही असली ट्रॉफियां हैं। एशिया कप 2025 फाइनल में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई बड़े दावे किए। इसमें उन्होंने दावा किया कि टूर्नामेंट के शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भारत ने उनसे हाथ मिलाया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस खिलाड़ी ने उनके साथ हैंडशेक किया। पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि इस टूर्नामेंट में जो हुआ है वो काफी निराश करने वाला है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे हैं तो हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जब हम टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। उनका कहना है कि रेफरी की मीटिंग में भी हैंडशेक किया गया था। सलमान आगा ने कहा कि लेकिन जब आप दुनिया के सामने आते हैं तो नहीं करते हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें जो निर्देश दिए गए हैं वही वो पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में जो चीजें शुरू हुई हैं मुझे नहीं पता ये कहां जाकर रुकेंगी। इसके साथ ही पाकिस्तान कप्तान ने कहा कि हम पूरी टीम अपनी मैच फीस उन लोगों को डोनेट कर रहे हैं जो भारत के हमले में प्रभावित आम नागरिक और बच्चे हैं। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी के बाद कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है, चिंता में है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि हर बार जब आरएसएस भारत की विचारधारा को हराने में असफल रहता है, उनके फुट सोल्जर्स शारीरिक हिंसा का सहारा लेते हैं। और जैसे पहले गोडसे ने गांधी को मार डाला, अब जब बीजेपी विचारधारा की लड़ाई हार रही है, उनके प्रवक्ता और नेता राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहे हैं। एक साजिश रची जा रही है ताकि लाखों गरीब, हाशिए पर रह रहे और कमजोर वर्गों की आवाज को दबाया जा सके। ये साजिश राहुल गांधी की आवाज को दबाने की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, असल में बहुत चिंतित हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है और इस आशंका पर मुहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, उसको सुनकर चुप कैसे रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी अरे गहरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज चुप नहीं रह सकते। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बीजेपी प्रवक्ता प्रिंतु महादेव द्वारा राहुल गांधी को दी गई हत्या की धमकी का विरोध किया। टीवी चैनल न्यूज 18 केरला पर हुई बहस में प्रिंतु महादेव ने कहा था, राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने इसे योजनाबद्ध और गंभीर हत्या की धमकी बताया। कांग्रेस महासचिव ने लिखा कि ऐसे बयान सिर्फ राहुल गांधी की जान के लिए खतरा ही नहीं बल्कि संविधान और कानून की सुरक्षा को भी कमजोर करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सीआरपीएफ जो राहुल गांधी की सुरक्षा में है, पहले ही उनकी सुरक्षा को लेकर कई खतरे की जानकारी दे चुका है। एक खत लीक भी हो गया था जो सुरक्षा की गंभीर चिंताओं को और बढ़ाता है। वेणुगोपाल ने अमित शाह से पूछा कि क्या उनकी पार्टी हत्या और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देती है और ये स्पष्ट करने को कहा कि भारत में हिंसा और धमकी को बढ़ावा देने वाली राजनीति का समर्थन सरकार करती है या नहीं। कांग्रेस ने कहा यह घटना भारत की सार्वजनिक राजनीति के लिए बेहद चिंताजनक और खतरनाक है। काशी में रविवार को प्रशासन ने पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। इस दौरान 13 मकानों को गिराया गया, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का भी मकान शामिल है। इस अभियान के दौरान 3 थानों की पुलिस और RAAF मौके पर मौजूद रही। आप नेता संजय सिंह ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि काशी में मोदी जी, क्या आपको मालूम है ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार से विजेता, भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मोदी जी, आप अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद के परिवार को एक घर नहीं। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम आइडियाज एक्सचेंज में वर्तमान चुनाव आयुक्त पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ तो गलत हुआ है और जब मैं आलोचना करता हूं तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे भी आलोचना का सामना करना पड़ता है। मैं एक नागरिक के रूप में चिंतित हूं, लेकिन उस व्यक्ति के रूप में भी जो इस संस्था को बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे समय में इस संस्था की उच्च विश्वसनीयता ने हमारा काम आसान बना दिया था। अगर आपके पास विश्वसनीयता है
तो आपकी गलतियां भी माफ कर दी जाती हैं, और अगर विश्वसनीयता नहीं है तो आपके सही कदमों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि इसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं अपने युवा सहयोगियों से कहता हूं कि वो सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर संस्था की छवि गिर गई तो उन्हें आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। अध्ययन बताते हैं कि जिस संस्था की रेटिंग पहले लगभग 90% थी, वो अब 30 से 35% तक गिर गई है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बिहार की ढाका विधानसभा सीट से करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश का खुलासा हुआ है। ये दावा द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में सामने आया। 2 शिकायतें चुनाव आयोग को दी गई। एक शिकायत बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से, दूसरी शिकायत बीजेपी के बिहार मुख्यालय के लेटर हेड पर। इन शिकायतों में दावा किया गया कि इतने लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके नाम हटाए जाएं। ये संख्या ढाका सीट के कुल मतदाताओं का करीब 40% है। इसके बाद चुनाव आयोग के जिला अधिकारी ने शिकायतें ली, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी होगी, तब पता चलेगा कि नाम हटे या नहीं। इस बीच कई मुस्लिम नागरिक डरे हुए हैं कि कुछ को तो पता भी नहीं है कि उनका नाम हटाने की मांग की गई है। वहीं विधायक पवन जायसवाल ने इस खुलासे पर जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने ये आरोप लगाया कि आरजेडी ने 40,000 हिंदू वोटरों का नाम हटाने की मांग की थी, लेकिन वो उसके सबूत नहीं दिखा सके। हालांकि ढाका नेपाल सीमा से लगा इलाका है। यहाँ 2020 में बीजेपी ने आरजेडी को करीब 10,000 वोटों से हराया था। इतने बड़े पैमाने पर वोटर हटाने से चुनाव नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई पंचायतों के मुस्लिम परिवारों को पता चला है कि उनका और उनके परिजनों का नाम गैर नागरिक बताकर हटाने की मांग की गई है। बहुत से लोग चिंता में हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी का खेल। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन कर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। केरल विधानसभा से चुनाव आयोग को चेतावनी दी गई है कि विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी SIR के कारण लोगों के अधिकारों को खतरा हो सकता है। विधानसभा ने सोमवार को यूनानिमस यानी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। LDF और UDF ने चुनाव आयोग से कहा कि वोटर लिस्ट का अपडेट निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने SIR के समय 2002 की रोल को आधार बनाने और मतदाता पात्रता शर्तों पर आपत्ति जताई। प्रस्ताव में कहा गया कि इन शर्तों से अल्पसंख्यक महिलाएं, गरीब परिवार, अनुसूचित जाति और जनजाति और विदेश में रहने वाले वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं। केरल विधानसभा ने यह भी जताया कि जब 2025 के स्थानीय चुनाव और 2026 की विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और SIR का जल्दी कार्यान्वयन संदेहास्पद है। उन्होंने बिहार में भी SIR के उदाहरण को निर्वाचन की राजनीति बताते हुए चिंता जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर चिंता जताई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सहयोग नामक पोर्टल के जरिए लाखों पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया कंटेंट हटाने का आदेश दे सकते हैं। X का कहना है कि आदेश कानूनी नहीं है, संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। कंपनी ने बताया कि सहयोग पोर्टल अधिकारियों को बिना न्यायिक समीक्षा के कंटेंट हटाने का अधिकार देता है और अनुपालन न करने पर प्लेटफॉर्म पर आपराधिक जिम्मेदारी लग सकती है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने X की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करना जरूरी है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। कोर्ट ने कहा कि सहयोग पोर्टल नागरिक और मध्यस्थ के बीच सहयोग का एक जरिया है और साइबर अपराध से लड़ने में मदद करता है। X ने कोर्ट के फैसले से असहमत होकर अपील करने का ऐलान किया है ताकि भारत में फ्री स्पीच और सार्वजनिक बहस की आवाज को बचाया जा सके।
रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंधों में तनाव का असर भारत और रूस की आर्थिक साझेदारी पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने ऊर्जा मामलों में बाहरी दबाव के आगे झुकने के बजाय आत्मसम्मान दिखाया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद लावरोव ने मीडिया से कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। लावरोव ने कहा कि भारत अमेरिका या भारत के किसी और देश से संबंधों के उतार चढ़ाव को हम भारत रूस रिश्तों के पैमाने की तरह नहीं देखते। बता दें, सरगेई लावरोव जल्द ही दिसंबर में होने वाले भारत रूस वार्षिक सम्मेलन से पहले भारत दौरे पर आ सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.